टीवी ना देखने वाले ससुराल में रसोई के नीचे बहुओं का सीक्रेट टीवी। नहीं नहीं, मेरे टीवी देखने का वक्त हो गया है। मैं टीवी ही देखूंगी, मेहमान आए चाहे कोई भी आए। अरे बेटी, मेहमानों ने तेरे हाथ का मूंग दाल का हलवा खाने की फरमाइश की है। मूंग दाल का हलवा क्या, 56 भोग बना दूंगी, पर पहले टीवी देखूंगी। अरे बेटी, तेरा शो 9 बजे तक खत्म होगा और मेहमानों को 10 बजे से पहले खाना खाकर निकलना है। ठीक है, आप लोग मेहमानों के साथ बैठिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। कृष्णलाल और मीनाक्षी हॉल में मेहमानों के पास आकर बैठ जाते हैं। रानी लिविंग एरिया में लगी टीवी की वायरिंग निकालकर टीवी उठाकर रसोई में लाती है और रसोई की खिड़की पर टीवी लगाकर वायरिंग जोड़ती है और हंसते हुए अपना फेवरेट शो चला लेती है। टीवी की आवाज सुनकर कृष्णलाल मीनाक्षी रसोई में आते हैं, जहां टीवी देखते हुए रानी मूंग दाल का हलवा बना रही होती है। दिल की आस मेरा फेवरेट सीरियल है, इसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। हे भगवान, टीवी देखने के लिए इस लड़की का दिमाग मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ता है। अरे रहने दो मीनाक्षी, हमारी बेटी तो टीवी की ऐसी दीवानी है कि बस पूछो मत। पापा, अगर मेरा बस चले ना तो मैं एक सीक्रेट रूम बनाऊं और उसमें अपनी सीक्रेट टीवी लगाऊं। टीवी मेरा यार है, टीवी से ही प्यार है, जो भी मुझे टोकेगा उसका बेकार वार है। मैं हूँ रानी, बचपन से ही मैं टीवी देखने की बहुत शौकीन हूँ। अब जरा सोचिए, मेरे जैसी लड़की की शादी टीवी ना देखने वाले ससुराल में हो जाए तो। शाम के 7:30 बजे शहर के एक छोटे मोहल्ले में नीलम और विशाखा मोहल्ले की बहू राधिका के साथ खड़ी होती हैं। और फिर पता है, उसने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में उठाया और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी जलनखोर सास तो बस मुंह बनाकर देखती रह गई। मेरी तो टीवी से नजर ही नहीं हट रही थी। वाह, कितना रोमांटिक पल रहा होगा ना। अच्छा, हीरो मुंह बनाए हुए था या खुश था? बहुओं, टीवी में कौन खुश था और कौन मुंह बनाए था, ये देखने से अच्छा होगा जरा अपने परिवार और अपने पतियों का चेहरा देख लो। किसी के गले से अभी रात का निवाला नहीं उतरा है और तुम लोग यहाँ टीवी की बातें कर रही हो। अरे जेठानी जी, ये बहुएं टीवी देखकर ही तो बिगड़ती हैं। देखिए कैसे खीखी खीखी करके हंस रही हैं। टीवी में पति को लाज शर्म छोड़कर पत्नी को गोद में उठाते देख रही हैं। फिर यही सब अपने पतियों को सिखाएंगी और हमारे बच्चे संस्कार भूलकर ऐसी नीच हरकतें करेंगे। तुम सोनाक्षी की बहू हो ना? रुको, अभी तुम्हारी सास से कहती हूँ कि तुम्हारी बहू मेरी बहू को उल्टी सीधी बातें सिखाती है। मुझे क्या अपनी दोनों बहुओं जैसा कमजोर समझ रखा है आपने? जाइए, मेरी सास से जो शिकायत करनी है कर दीजिए। मेरी सास आप लोगों की तरह स्टीरियोटाइप नहीं है कि कोई टीवी देखकर बिगड़ जाएगा। हमारे घर में तो पूरा परिवार साथ बैठकर टीवी देखता है। बहुओं, जेठानी जी ने तुमसे कुछ कहा ना? हाँ चाची सासू माँ। हाँ मम्मी जी, हम अभी रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाते हैं। जिस दिन तुम टीवी देखकर उल्टी सीधी बातें सीखोगी, अपने पतियों को सिखाओगी और कोई कांड करोगी ना, उस दिन तुम्हारी सास को अकल आएगी। चलिए देवरानी जी। एक ही मोहल्ले में रहने वाले एक ही खानदान के दो परिवार आमने सामने अलग अलग घरों में रहते हैं। सुलोचना अपने घर में अकेली रहती है, जबकि शारदा अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहती है। वहीं शारदा की बहुएं नीलम और विशाखा रसोई में खाना बनाते हुए आपस में बातें कर रही होती हैं। अगर उन दो चुड़ैलों ने अपने रंग ना दिखाए होते तो आज हमारे भी ससुराल में टीवी होता। उस हादसे के बाद हमारे परिवार का तो टीवी से भरोसा ही उठ गया है। हम पर तो लोग ऐसे नजर रखने लगे जैसे हम 10वीं 12वीं की कोई लड़कियां हों। ऐसे बातें करते हुए नीलम और विशाखा खाना बनाती हैं। पूरे परिवार के खाना खाने के बाद दोनों सारे काम निपटाती हैं। फिर नीलम अपने कमरे में आती है, जहां नीरज मोबाइल चला रहा होता है। नीरज, आप फोन देख रहे हो तो मैं लैपटॉप ले लूं? वो नई पिक्चर आई है ना, वही देखनी है मुझे। तुम्हारे सामने तुम्हारा पति बैठा है, उसे देखो। पिक्चर क्यों देखने आई हो तुम? अरे आपको तो रोज देखती हूँ, मुझे पिक्चर देखनी है। लैपटॉप नहीं तो अपना फोन ही दे दीजिए। अरे कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप सो जाओ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम राघव हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर घर आता है। छोटे भैया, आप मिठाई क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई, मेरी जॉब भी लग गई और मेरे परफॉर्मेंस से खुश होकर आज ही मेरा प्रमोशन भी कर दिया गया। यानी जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन दोनों एक साथ मिल गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब जल्दी से मैं तेरे हाथ भी पीले कर दूंगी। अरे कल ही मैं पंडित जी से कुछ लड़कियों की तस्वीरें मंगवाता हूँ, फिर देखेंगे कि हमारे बेटे के लिए कौन सी लड़की सही रहेगी। अगले दिन रामलाल पंडित और मैरिज ब्यूरो में राघव की शादी की बात चलाता है। कुछ ही दिनों में एक पंडित के जरिए रामलाल के पास रानी का रिश्ता आता है। अगले दिन पूरा परिवार रानी को देखने कृष्णलाल और मीनाक्षी के घर पहुंचता है। सभी सोफे पर बैठते हैं और चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं और हॉल में कहीं भी टीवी न देखकर। अरे भाई, हमारे तरह इनके घर में भी टीवी नहीं है, यानी इनकी बेटी बड़ी संस्कारी होगी।
हम तो अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवाएंगे। मैंने आग लगाई इस वजह से इनके घर में टीवी नहीं है, पर इतने अच्छे परिवार के घर में टीवी क्यों नहीं है? ये बात समझ नहीं आई। एक तो मैं इनके दोनों बेटों और पूरे परिवार को तोड़ना चाहती हूँ, ऊपर से ये नए नए रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। जी यही है हमारी बेटी रानी। वाह वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। राघव क्या कहता है? माँ, मैं रानी से शादी के लिए तैयार हूँ। पापा, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। सभी की रजामंदी से राघव और रानी की शादी तय होती है। शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और कुछ दिन बीतते हैं और शुभ मुहूर्त पर राघव और रानी पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद रानी अपने टीवी न देखने वाले ससुराल चली आती है और दूध का गिलास लिए अपने कमरे में राघव के पास आती है। मेरे फट्टू पति देव जी, लीजिए दूध पी लीजिए, थोड़ी हिम्मत आएगी आप में। अरे रानी, तुम फिर शुरू हो गई। ऐसा मर्द मैंने पहली बार देखा जो अपनी शादी की बात करने और अपनी पसंदीदा औरत के बारे में घर में बताने से इतना डरता हो और गर्लफ्रेंड से कहे तुम रिश्ता भेजो और किसी को कुछ मत बताना। रानी और राघव पार्क में एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर बैठे होते हैं। राघव, अब तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई, अब जल्दी से मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग लो। रानी, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता। तुम्हें ही मेरे लिए अपना रिश्ता भेजना पड़ेगा। तुम्हारा रिश्ता आते ही मैं हाँ कह दूंगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। पागल हो क्या? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते, वो भी माँ बाप की मर्जी से। फिर ये सब क्यों? और कभी लड़की रिश्ता भेजती है क्या? लड़के को ही रिश्ता लेकर आना चाहिए ना। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर मेरी फैमिली लव मैरिज के लिए बिल्कुल नहीं मानेगी। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करो, वरना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा ने जिस पंडित से बात की है उस पंडित का नंबर दे दो। परिवार के सख्त मिजाज की वजह से दो प्यार करने वाले दिलों को इस तरह जुड़ना पड़ता है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन रानी रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सभी को परोसती है। ऐसी रानी की पहली रसोई खत्म होती है। दोपहर के वक्त रानी अपने ससुराल में टीवी ढूंढ रही होती है। उफ, कब से टीवी ढूंढ रही हूँ। मेरे ससुराल में टीवी कहाँ रखा हुआ है? ना किसी के कमरे में है, ना पूरे हॉल में है। भाभी, किस चीज का नाम ले लिया आपने? अब तो आप गई। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुराल में टीवी का नाम लेने की? तुम्हारे ससुराल में कोई भी टीवी नहीं देखता। हमें टीवी से सख्त नफरत है। क्या? टीवी से नफरत है? पर क्यों? मुझे तो टीवी देखना बहुत पसंद है। शादी के दौरान मैं अपना शाम वाला शो नहीं देख पाई थी, वही देखना है मुझे टीवी में। बहू, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। तुम अब से टीवी नहीं देखोगी, ना ही अब से फोन चलाओगी। कहाँ है तुम्हारा फोन? लाओ मुझे दो। शारदा रानी से फोन ले लेती और अपने कमरे की अलमारी में रख देती है। तभी नीलम और विशाखा रानी के पास आ जाती हैं। देवरानी जी, हैरान मत होइए, हमारा फोन भी मम्मी जी के पास ही रहता है। जब कोई सरकारी या बैंक का काम होता है या किसी से बहुत जरूरी बात करनी होती है तभी हमें फोन मिलता है, वरना फोन अलमारी में बंद रहता है। मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे टीवी चाहिए। पर मम्मी जी तो टीवी के नाम से चिढ़ी हुई हैं। अगर मुझे दहेज में टीवी मिल गया होता तो? अरे तो बहू, मैं तो वो टीवी दरवाजे पर ही तोड़ देता, उसके बाद तुम्हारा गृह प्रवेश होता। रामलाल की कड़क आवाज सुनकर रानी घबरा जाती है और अपने सास ससुर के दिल में टीवी के प्रति नफरत का अंदाजा लगा लेती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम रानी धनिया लेने पड़ोस की बहू पूर्णिमा के घर आती है। पूर्णिमा के घर पर टीवी पर रानी का पसंदीदा शो चल रहा होता है। धनिया के साथ मिर्च वगैरह भी चाहिए क्या? बहुत रखी है रसोई में। नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। ये दिल की आस चल रही है ना टीवी पर। हाँ हाँ, तुम्हें पसंद है क्या? मेरा फेवरेट है। पता है, इसी के लिए तो मैंने अपने मायके में टीवी रसोई में लगा रखी है। मुझे पता है तुम्हारे ससुराल में कोई टीवी नहीं देखता। आ जाओ, अपनी फेवरेट शो हमारे साथ बैठकर देखो। रानी पूर्णिमा के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है और वहीं दूसरी तरफ घर के मर्द अपने अपने काम से लौट आते हैं। घर में सभी मौजूद होते हैं सिवाय रानी के। रानी कहाँ है? अभी 10 मिनट पहले ही वो पड़ोस में धनिया लेने गई थी। क्या? 10 मिनट पहले धनिया लेने गई थी, अभी तक नहीं लौटी? छोटे, अरे परिवार को इतना बड़ा सदमा लगा, उसके बाद भी तुम लोगों को अकल नहीं आई है। जल्दी चलो, बहू को ढूंढना पड़ेगा। बहू पड़ोस में नहीं होगी। पूरा परिवार घर से बाहर निकलता है और पूरे मोहल्ले में रानी के नाम की चीख पुकार मचा देता है। शोर सुनकर पूरा मोहल्ला अपने अपने दरवाजे पर इकट्ठा हो जाता है। तभी रानी घबराती हुई पूर्णिमा के घर से बाहर आती है। क्या हुआ? जेठानी जी, जरा अपनी छोटी बहू की करतूत तो देखिए। पड़ोस के घर में अकेले उस घर के मर्दों के बीच बैठकर टीवी देख रही थी। आज टीवी देखने गई है, कल पता नहीं और क्या क्या करेगी। राघव, एक आम खराब हो तो सारे आम खराब हो जाते हैं। तेरी पत्नी के चक्कर में हमारी पत्नियां बिगड़े, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रानी, जब माँ ने तुम्हें टीवी देखने से मना किया है तो तुम टीवी देखने क्यों गई, वो भी अकेले?
चलो मेरे साथ कमरे में। रानी कुछ कहे उससे पहले राघव रानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आता है। कमरे में आते ही रानी राघव का हाथ झटक देती है। राघव, बाहर से मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे और तुम खड़े होकर सब सुन रहे थे। क्या टीवी देखना कोई पाप है? मैं सिर्फ अपना फेवरेट शो ही तो देखने गई थी। रानी, मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, पर हमारे परिवार के कुछ नियम हैं जिन्हें तुम्हें मानना पड़ेगा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे ससुराल को टीवी से इतनी दिक्कत है? सुलोचना चाची की बहुओं की वजह से। 3 साल पहले सुलोचना के घर में अनीता और सुनीता हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती हैं। पति के साथ अलग अलग जगह घूमने जाने में कितना मजा आता है ना, और ये व्यू कितना सुंदर है। मैं भी अरुण को समझाऊंगी कि हमें यहाँ घूमने जाना चाहिए, और मम्मी जी नहीं मानेंगी ना। अरे उस बहू को तो देख, कैसे अपनी सास को उल्लू बनाया और अपने पति को अपने कंट्रोल में कर लिया। तुम दोनों बहुएं यही सब देखो। चलो जाओ अपने कमरे में, टीवी देखकर ही तुम लोग बिगड़ती हो। क्या हुआ सुलोचना, क्यों भगा दिया बहुओं को? देखने देती टीवी। जेठानी जी, देखा नहीं ये लोग टीवी में क्या देख रही थी? पति को कैसे कंट्रोल करें, सास को कैसे उल्लू बनाए, अकेले कहाँ घूमने जाएं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सुलोचना अपने दोनों बेटे विराज और अरुण के साथ घर के दरवाजे पर आती हैं और माथा पीट कर रोने लगती हैं। शारदा का पूरा परिवार और मोहल्ले वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया विराज, अरुण, क्या हो गया तुम्हारी माँ को? क्यों रो रही है? और बहुएं कहाँ हैं? भाग गई। बड़े पापा, हमारी पत्नी हमें धोखा देकर भाग गई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनीता और अनीता तो कितनी सुलझी हुई लड़कियां थी। जेठानी जी, कोई चाहे जितना भी सुधराओ, पर अगर उल्टी सीधी चीजें देखेगा तो उल्टा ही करेगा ना। एक मोबाइल में किसी से बात करते करते भाग गई, दूसरी टीवी में पति और ससुराल को कंट्रोल करने के तरीके देखकर मेरे बेटे को अपने कंट्रोल में करने लगी। जब मैंने डांटा तो दोनों बहुएं अपने मोबाइल फोन, गहने और घर के नकद पैसे लेकर भाग गई। सुनीता और अनीता के ऐसे कदम उठाने पर पूरे परिवार को टीवी और मोबाइल से नफरत हो जाती है। एक दिन नीलम और विशाखा हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती हैं। तभी शारदा डंडा लेकर आती है और टीवी तोड़ देती है। खबरदार, जो किसी ने टीवी देखा तो, और तुम दोनों लाओ अपने फोन इधर दो। 2 बहुएं हमारी नाक कटवाकर भाग गई। अब हमें किसी पर भरोसा नहीं है। क्या? मेरे ससुराल में टीवी देखकर बहुओं ने ऐसा भी किया था, पर उसके बाद दोनों जेठ का क्या हुआ? और क्या हमारे घर में दोबारा कभी टीवी नहीं आया क्या? दोनों भैया निराश होकर हमेशा के लिए मोहल्ला छोड़ के चले गए। फिलहाल तो कभी यहाँ नहीं आए, शायद अमेरिका में है। एक बार पापा क्रिकेट मैच देखने के लिए टीवी लेकर आए थे, लेकिन पापा ने वही टीवी तोड़ दिया। राघव की बातें सुनकर रानी हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक दिन तीनों बहुएं रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी रसोई की खिड़की से उन्हें किसी घर में चल रही टीवी की आवाज सुनाई देती है। दीदी, दीदी देखिए ना, खिड़की के बाहर से टीवी चलने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बढ़िया शो चल रहा है। अरे वाह, कितने दिन हो गए टीवी देखे हुए। चलिए ना खिड़की से झांक कर देखने सुनने की कोशिश करते हैं। तीनों बहुएं खिड़की से सिर बाहर निकालकर इधर उधर झांकते हुए टीवी के डायलॉग सुनने की कोशिश करने लगती हैं। आओ मेरे सीने से लग जाओ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बहुओं, कौन कमबख्त है वहाँ? कमबख्त नहीं, वो हमारा प्यार है। बहुओं! शारदा की आवाज सुनकर तीनों बहुएं घबराकर पीछे मुड़ती हैं और शारदा खिड़की से सिर बाहर निकालकर यहाँ वहाँ देख सिर अंदर करती है। तुम तीनों बहुएं खिड़की से बाहर निकलकर किससे प्रेम मिलाप कर रही थी? मम्मी जी, हम तो टीवी के डायलॉग सुन रहे थे। छी, शर्म नहीं आती तुम तीनों बहुओं को? कैसी गंदी बातें कर रही थी तुम तीनों। तुम लोग रसोई में यही सब करने आती हो क्या? चुपचाप खाना बनाओ। तीनों बहुएं चुपचाप अपना काम करने लगती हैं। एक दोपहर विशाखा शारदा से फोन लेकर काफी देर से अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी अचानक विकास घर आकर विशाखा के हाथ से फोन छीन लेता है। विकास, तुम अचानक यहाँ? इस वक्त तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए ना। पिछले आधे घंटे से तुम्हारा फोन बिजी बता रहा है। किससे बात कर रही थी तुम? माँ से बात कर रही थी। झूठ कह रही हो तुम। ये नया नंबर है और नंबर सेवा भी नहीं है, और आधे घंटे तक तुम माँ से बात कर रही थी। तुम फोन करके चेक कर लो। और क्या तुम सिर्फ इस वजह से ऑफिस से घर आ गए कि मेरा फोन बिजी बता रहा था? मैंने मम्मी जी से फोन लिया था माँ से बात करने के लिए। तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना भी यकीन नहीं है क्या? ऐसी कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम तीनों बहुएं छत पर बैठी बातें कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी छत पर मोबाइल में कॉमेडी शो देख रही होती है। तीनों बहुओं का ध्यान भी राधिका के मोबाइल की तरफ चला जाता है। अपनी बालकनी से सुलोचना ये सब देख रही होती है। अच्छा, तो जेठानी जी की बहुएं टीवी देख रही हैं। अभी जाकर जेठानी जी से शिकायत करती हूँ। इन लोगों को मैं घर से निकलवा कर ही रहूंगी। सुलोचना शारदा के घर आकर पूरे परिवार के सामने तीनों बहुओं की चुगली कर देती है। अरे मोहल्ले की सभी औरतें हमारी बहुओं को बिगाड़ने में लगी हुई हैं। कभी कोई घर बुलाकर टीवी दिखाता है तो कभी छत पर अपने फोन में टीवी दिखाता है। अरे अब लगता है हमें मोहल्ला ही बदलना पड़ेगा।
ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रात पूरा परिवार और सुलोचना खाने पर बैठा होता है। भैया, मुझे एक मोहल्ले में एक अच्छा घर मिला है रहने के लिए। अलग अलग कमरे हैं, किचन, बाथरूम, छत और बालकनी भी है। इस बार हम सब साथ ही रहेंगे। भाभी, आप लोगों ने अपने अपने कपड़े पैक कर लिए ना? कल ही हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पर हमें तो किसी ने नहीं बताया। अभी बता रहे हैं ना, आप जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। तीनों बहुएं अपने ससुराल के इस व्यवहार से बहुत नाराज होती हैं, लेकिन पतियों के भी एकमत न होने की वजह से किसी से कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन पूरा परिवार अपना मोहल्ला छोड़कर एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हो जाता है और सभी कमरे तैयार करने में रात हो जाती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होगा। हमने अपना कमरा तो सेट कर लिया और होटल से खाना मंगाकर भी खा लिया है। अब बाकी का काम बहुओं का है। हम तो अपने अपने कमरों में जाकर आराम करते हैं। पूरा परिवार अपने अपने कमरों में जाकर सो जाता है। वहीं तीनों बहुएं झाड़ू पोछा लेकर रसोई में आती हैं, जहां मजदूर पहले से ही रसोई का सारा सामान रख चुके होते हैं। अच्छा हुआ मजदूरों ने पहले ही रसोई में सामान रख दिया था। अब बस रसोई की साफ सफाई करनी है, वरना सुबह खाना नहीं बना पाएंगे। हमारे पुराने मोहल्ले में कुछ औरतें हमें जानती थी। वो कभी कभी हमें नई पिक्चर और हमारे सीरियल के बारे में बताया करती थी, पर यहाँ तो हम किसी को जानते ही नहीं है। अब शायद हम कभी टीवी नहीं देख पाएंगे। तीनों बहुएं निराश और हताश होकर रसोई में झाड़ू पोछा लगाने और दीवारों की सफाई करने लगती हैं। तभी विशाखा रसोई की खिड़की की सफाई कर रही होती है। अचानक खिड़की में लगे छड़ खिसक जाती है और रसोई के फर्श पर एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। हे राम, ये क्या चीज है? दीदी आहिस्ते, सब सो रहे हैं, चिल्लाइए नहीं। पर ये खुलासा कैसे? शायद इन खिड़की के छड़ों के खिसकने से। चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं। टॉर्च जलाकर तीनों बहुएं सीढ़ियों से सीक्रेट रूम में उतरती हैं और दीवार पर लगे एक बटन दबाती हैं, जिससे पूरे कमरे में लाइट जल जाती है। सामने एक बड़ा कमरा होता है, जहां बिस्तर, सोफे, मिनी फ्रिज, मिनी ओवन और एक बड़ा टीवी लगा होता है। इतना बड़ा कमरा, एसी, फ्रिज, ओवन, बिस्तर, सोफे और इतना बड़ा टीवी, ये सब हमारी रसोई के नीचे कहाँ से आया? जरूर ये कमरा किसी बड़े आदमी का होगा, जिसने अपने आराम या फिर किसी से छुपने बचने के लिए ये सीक्रेट मास्टर रूम बनवाया होगा। हमारे ससुराल वालों ने मोहल्ला बदला ताकि हमें टीवी से दूर रख सके, पर भगवान ने इसे हमारी सीक्रेट टीवी का एक जरिया बना दिया। हम अपने टीवी ना देखने वाले ससुराल में ना सही, पर रसोई के नीचे बहुओं का सीक्रेट टीवी बनाकर टीवी तो देख सकते हैं। तीनों बहुएं सोफे पर बैठ जाती हैं और अपनी सीक्रेट टीवी चलाकर मजे से टीवी देखने लगती हैं। ऐसी रात बीतती है। सुबह 5 बजे शारदा हॉल में आती हैं। हे भगवान, अब तो कुछ दिन ऐसे ही मेरी कोहनियों और घुटने यहाँ वहाँ लड़ते रहेंगे। अभी इस घर की आदत जो नहीं है। और 5 बज गए हैं, ये बहुएं अब तक उठी क्यों नहीं? बहुओं जल्दी उठो। हाँ मम्मी जी, उठ गए हम। ये बहुओं की आवाज कहाँ से आई? कहाँ है ये तीनों? देवरानी जी, हम अपने सीक्रेट टीवी वाले रूम में हैं, अपने ससुराल में नहीं। मम्मी जी की आवाज हमें सुनाई दे रही है और हमारी आवाज मम्मी जी को, इसका मतलब मम्मी जी पास ही आ रही है। अब क्या करिए, मम्मी जी ने जेठानी जी की आवाज भी सुन ली है। तीनों बहुएं घबराहट में सीक्रेट टीवी वाले कमरे में इधर उधर टहलने लगती हैं। तभी रानी के हाथ में पकड़े टीवी के रिमोट का एक बटन दब जाता है और सीक्रेट कमरे का पीछे वाला दरवाजा खुल जाता है। पीछे का दरवाजा, जरूर यहाँ से बाहर निकलकर हम अपने ससुराल की तरफ जा सकते हैं। मम्मी जी से कह देंगे कि सुबह सुबह नया मोहल्ला देखने गए थे। तीनों बहुएं पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती हैं और दरवाजा अपने आप बंद होकर वापस दीवार में बदल जाता है। फिर तीनों अपने ससुराल के मेन दरवाजे के पास पहुंचती हैं। तुम तीनों बहुएं सुबह 5 बजे बाहर क्या करने गई थी? मम्मी जी, नया मोहल्ला है ना, तो हम बाहर देखने गए थे कि मोहल्ला कैसा है, दूध और अखबार वाला कौन है। छोटी बहू, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। ये सब काम करने के लिए घर के मर्द हैं, वो कर लेंगे। और दूध अखबार लेने तुम्हारे ससुर जी उठते हैं, पता है ना? चलो जाओ, नहाओ और नाश्ते की व्यवस्था करो। तीनों बहुएं घर की साफ सफाई करती हैं, फिर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद नहाकर तीनों रसोई में आकर खाना बनाने लगती हैं। रसोई की खिड़की की वो 2 छड़ें खिसकाने से हमारे सीक्रेट टीवी तक जाने का रास्ता खुल जाएगा और हम वहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं, या फिर पिछले वाले दरवाजे से भी। तो क्यों ना अब हम रोज सीक्रेट टीवी वाले कमरे में अपनी फेवरेट टीवी शो देखें, बड़ा मजा आएगा। और हम अलग अलग पिक्चर भी देखेंगे। मुझे तो कॉमेडी शो और क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो बहुत पसंद है, मैं तो वही देखूंगी। लेकिन हम में से कोई भी सीक्रेट टीवी वाले कमरे के बारे में अपने ससुराल वालों, अपने पतियों या फिर नंद जी को भी नहीं बताएगा। ऐसी बातें करते हुए तीनों बहुएं खाना बनाती हैं और फिर डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार को खाना परोसती हैं। ऐसी रात हो जाती है। देर रात तक रानी की आंख खुलती है। बगल में राघव गहरी नींद में सो रहा होता है। राघव, मैंने तुमसे कहा था मेरे टीवी देखने का इंतजाम करो। अगर तुम मान जाते तो तुम्हें भी सीक्रेट टीवी दिखाने ले जाती, पर तुम सोते रहो।
रानी धीरे से अपने कमरे से बाहर आती है, फिर फुसफुसाकर नीलम और विशाखा को भी बाहर बुलाती है और तीनों रसोई में आ जाती हैं। सीक्रेट टीवी देखने जाने से पहले कुछ खाने पीने का भी इंतजाम कर लेते हैं। थोड़े मक्के के दाने, उनसे पॉपकॉर्न बना लेते हैं। नंद जी की डाइट कोक फ्रिज में रखी हुई है, वो भी ले लें क्या? नीलम पॉपकॉर्न, विशाखा कोल्ड ड्रिंक और रानी खिड़की के पास सीक्रेट टीवी का दरवाजा खोलने पहुंचती है। तभी नीरज रसोई में आ जाता है। तुम तीनों एक साथ देर रात रसोई में क्या कर रही हो? पानी पीने आए थे जी, बड़ी प्यास लगी थी। तुम तीनों को एक साथ प्यास लग गई? तुम तीनों का गला जुड़ा हुआ है क्या? और ये कौन सी प्यास है जिसमें पॉपकॉर्न खाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, और खिड़की के बाहर क्या नदी बह रही है जो तुम खिड़की के पास खड़ी होकर प्यास बुझा रही हो? आप सभी घूम फिर कर मुझे ही क्यों डांटने लगते हैं? अरे एक बार ही तो पड़ोस के घर में टीवी देखते हुए पकड़ी गई हूँ, रोज रोज थोड़ी भागकर टीवी देखने जाती हूँ। तालाब की एक मछली बीमार हो तो सभी मछलियों को बीमार कर देती है, इसलिए तुम्हारा इलाज करते रहते हैं। और तुम लोग कि पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक की पार्टी खत्म हो गई हो तो पानी पीकर अपने अपने कमरे में जाओ और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत किया करो। तीनों बहुओं का सीक्रेट टीवी देखने का प्लान फ्लॉप हो जाता है। ऐसी रात बीतती है। फिर अगले दिन दोपहर में हम तीनों के पति ऑफिस गए, मम्मी पापा और चाची जी रिश्तेदार के घर और नंद जी कॉलेज। यही सबसे अच्छा समय है सीक्रेट टीवी देखने का। रानी रसोई की खिड़की की छड़ों को खिसकाकर सीक्रेट टीवी वाले कमरे का दरवाजा खोलती है और तीनों बहुएं स्नैक्स लेकर रसोई के नीचे सीक्रेट टीवी देखने आती हैं और सोफे पर बैठकर अपने साथ लाई पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हुए टीवी देखने लगती हैं। वाह क्या मस्त लाइन है। मुर्गी के बच्चे को खाना खिलाना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो चूजी होती है। ये आपको अच्छा लग रहा है, मुझे तो वो इन्वेस्टिगेटर वाला कैरेक्टर पसंद आया। सिर्फ बात करने के अंदाज से ही उसने उसे पकड़ लिया। मुझे तो मेरी सीरियल का इंतजार है, बस 5 मिनट में उसका रिपीट टेलीकास्ट आएगा, तब हम सब सीरियल देखेंगे। सीक्रेट टीवी देखते देखते तीनों बहुओं को एक दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 बज जाते हैं। तीनों बहुएं टीवी बंद करती हैं और रसोई वाले रास्ते से वापस अपने ससुराल आ जाती हैं। अब मौका मिलते ही तीनों बहुएं रसोई के नीचे बने सीक्रेट रूम में जाकर टीवी देखने लगती हैं। एक दिन बालकनी में प्रीति शारदा की निगरानी में खड़ी फोन पर बात कर रही होती है और नीलम कपड़े फैला रही होती है। देख मम्मी फोन का इंतजार कर रही है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। धड़कन गाने में हीरोइन ने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी थी। एनुअल फंक्शन के लिए ऑरेंज कलर के ही कपड़े खरीदना। जल्दी बात कर और अपनी सहेली से कह दे टीवी वगैरह की बातें करने के लिए तुझे फोन नहीं करेगी। अरे पिटवाएगी क्या? कह रही हूँ ना, उसने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी थी, रेड नहीं। नहीं नंद जी, धड़कन गाने में हीरोइन ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, ऑफ शोल्डर वाली। हाँ याद आया, रेडी थी। बहू कहीं तुम हमसे छुपकर टीवी तो नहीं देखती हो? नया मोहल्ला है, मेरी किसी से पहचान नहीं हुई है, तुम्हारी किससे पहचान हो गई? तुम्हें कैसे पता है ये सब? नहीं मैं टीवी देखने नहीं गई थी। वो तो छत पर कपड़े फैलाते हुए कुछ लड़कियों की बातें सुनी थी, वो यही बात कर रही थी। आजकल के माँ बाप अपनी लड़कियों पर ध्यान नहीं देते और बहू बनने के बाद ये लड़कियां ससुराल की नाक कटवा देती हैं। नीलम अपनी समझदारी से झूठ बोलकर बात संभाल लेती है। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 1 बजे तीनों बहुएं चुपके से रसोई के नीचे सीक्रेट टीवी वाले कमरे में टीवी देखने आती हैं। आज तो पूरी रात कॉमेडी शो और इन्वेस्टिगेशन शो देखूंगी और मैं अपनी सारी छूटी हुई पिक्चरें पूरी करूंगी। टेस्टी खाना खाकर आज सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। अब से रोज रात हम स्वादिष्ट खाना बनाएंगे और सभी को इतना खिला देंगे कि सुबह तक किसी की आंख नहीं खुलेगी। तीनों टीवी देखते हुए रात बिता देती हैं और सुबह होते ही सीक्रेट कमरे से निकलकर तीनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन नींद पूरी न होने की वजह से झाड़ू लगाते हुए नीलम नींद में रामलाल के पैरों के पास पहुंचती है और रामलाल के पैरों पर झाड़ू लगाने लगती है। अरे बहू, अरे घर का बूढ़ा घर का कचरा नहीं होता। माफ कीजिए पापा जी, वो ध्यान ही नहीं गया। ऐसे विशाखा सुलोचना के सिर की मालिश करते हुए नींद में उसके बाल नोचने लगती है। बता सच क्या है, वरना क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी और तेरे सारे बाल नोच लूंगी। अरे बहू छोड़ दे मुझे, किस सच की बात कर रही है, छोड़ मुझे। माफ कीजिएगा चाची सासू माँ, वो बैठे बैठे मैं नींद में चली गई और सपना देखने लगी। सुलोचना कमरे से भागकर हॉल में आती है। वहीं रानी रामलाल का कुर्ता बाथरूम में नहा रही प्रीति को दे देती है और प्रीति रामलाल का कुर्ता पहनकर बाहर आती है। क्यों रे प्रीति, तुमने अपने पापा का कुर्ता क्यों पहना है? मैंने भाभी से अपना सलवार सूट मांगा तो भाभी ने पापा को कुर्ता दे दिया। मुझे भी बचपन याद आ गया तो मैंने पहन लिया। बहुओं, आज तुम तीनों का ध्यान आखिर है कहाँ? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। घर वाले बहुओं को गुस्से में देखने लगते हैं, जिससे तीनों बहुएं घबराकर अपने अपने काम में लग जाती हैं और अगले दिन रात को रसोई के नीचे अपने सीक्रेट टीवी देखने आती हैं, जहां टीवी टूटा हुआ होता है। ये क्या, हमारा सीक्रेट टीवी कैसे टूट गया? कोई भूकंप आया था क्या यहाँ? भूकंप तो अब आएगा। तुम तीनों ने रसोई के नीचे ये सीक्रेट टीवी कब और कैसे लगाया?
ये सीक्रेट टीवी हमने नहीं लगाया। जिस दिन हम रसोई की साफ सफाई कर रहे थे उसी दिन हमें इसके बारे में पता चला। ये सब पहले से यहाँ था, हमारी कोई गलती नहीं है। जेठानी जी, आपकी बहुएं इतने दिनों से चुप चुप कर टीवी देख रही थी। अब ये कोई उल्टा कदम उठाए इससे पहले आप सही फैसला लीजिए, वरना इज्जत की नीलामी तय है। मैंने फैसला ले लिया है, मैं नीलम के साथ नहीं रहूंगा। मैं भी विशाखा को डिवोर्स दे दूंगा। भैया आप दोनों क्या कह रहे हो? सिर्फ टीवी देखने की वजह से आप दोनों भाभियों से डिवोर्स लोगे? अरे सिर्फ ये दोनों नहीं, तेरा भी डिवोर्स होगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहुएं। नहीं पापा, मैं रानी के साथ अलग रह सकता हूँ पर डिवोर्स नहीं दे सकता। राघव ऐसी बातें मत करो, मुझे अपने ससुराल में ही रहना है। पर आप लोगों को रसोई के नीचे बने सीक्रेट टीवी के बारे में पता कैसे चला? तुम तीनों बहुओं की हरकतों से मुझे शक हुआ और रात में जब मैं ये देखने आई कि तुम तीनों सोने की जगह करती क्या हो, तब मुझे रसोई के नीचे सीक्रेट टीवी के बारे में पता चला। अब कोई चाहे या ना चाहे, तुम तीनों का डिवोर्स जरूर होगा। अपना फैसला सुनाकर ससुराल वाले रसोई के नीचे बने सीक्रेट टीवी वाले कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। वहीं तीनों बहुएं अपने ससुराल वालों के पीछे गिड़गिड़ाती रह जाती हैं। रात बीतती है। अगले दिन दोपहर में शारदा के हाथों में डिवोर्स पेपर्स होते हैं। तुम तीनों घर से भागो या मेरे बच्चों के साथ कुछ करो, उससे पहले ही मैं तुम लोगों को आजाद कर देना चाहती हूँ। चलो साइन करो। साइन तो हम तीनों कर देंगे, लेकिन डिवोर्स पेपर्स साइन करवाने से पहले जिसने ये सारा प्रपंच रचा है, पहले उसके घर चलिए। हमें आप लोगों को कुछ दिखाना है। मेरे घर क्यों? मेरे घर में क्या रखा है? चाची, रानी भाभी ने तो आपका नाम ही नहीं लिया। क्या आपने कोई प्रपंच रचा है? आप लोग हमारे साथ चाची सासू माँ के घर तो चलिए, सारी सच्चाई वहीं पता चल जाएगी। तीनों बहुएं पूरे परिवार को लेकर अपने पुराने मोहल्ले में सुलोचना के घर में उसके कमरे में आती हैं, जहां एक बड़ा टीवी रखा होता है। देवरानी जी, आपके कमरे में टीवी? इन्होंने हम लोगों से बहुत बड़ा झूठ बोला है, जो टीवी चालू होते ही सबके सामने आ जाएगा। रानी पास रखे ड्रॉर से एक पेन ड्राइव निकालती है और उसे टीवी में लगा एक वीडियो चलाती है। विराज और अरुण जमीन पर बेहोश अपनी पत्नी सुनीता और अनीता को बेल्ट से मार रहे होते हैं और सुलोचना के हाथ में डिवोर्स के पेपर्स होते हैं। साइन करती है या नहीं इन डिवोर्स पेपर्स पर? अरे भाई, पिछले 15 मिनट से इन्हें हम मार रहे हैं, एक बार भी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं मर तो नहीं गई? अच्छा हुआ कि मर गई, वैसे भी ये डिवोर्स पेपर पर कभी साइन नहीं करती। अरे पर अब इनकी डेड बॉडी का क्या करें? रात में इन दोनों को जंगल में फेंक दो और अगली सुबह हम ये खबर फैला देंगे कि ये दोनों घर छोड़कर भाग गई। पर सभी को पता है ये दोनों बहुत सुलझी हुई हैं, कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। सभी को पता है इन दोनों को टीवी देखना बहुत पसंद है। हम सबको यही कहेंगे कि टीवी देखते देखते इन दोनों की आदत बिगड़ गई। ये कई लड़कों से बात करने लगी और मौका मिलते ही घर में चोरी करके भाग गई। और तुम दोनों कुछ दिनों बाद अमेरिका चले जाना, फिर उन विदेशी मैडम से शादी करके माला माल हो जाना जो तुम्हें पसंद करती हैं। मैंने ये पेन ड्राइव अपने मजे के लिए बनाया था, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? सीक्रेट टीवी वाले कमरे में सबसे ज्यादा जुबान आपकी ही चल रही थी। हमने सोचा आपसे ही विनती करते हैं, और रात जब हम आपके कमरे में आए तब हमने देखा कि आप खिड़की से निकल रही थी और हम आपका पीछा करते हुए आपके घर तक पहुँचे, जहाँ आप अपने दरिंदे बेटों से मिलने आई थी। पुलिस को सारी जानकारी दे दी है हमने। रानी की बात खत्म होते ही पुलिस घर पहुंचती है। विराज और अरुण पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और महिला पुलिस सुलोचना को भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। मम्मी जी, माना टीवी में हर तरह की चीजें दिखाई जाती है, लेकिन ये इंसान के ऊपर है कि वो अच्छी चीजें सीखता है या बुरी। कुछ लोग टीवी देख व्यायाम करते हैं और बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं, और कुछ तो उसी हुनर से अपना घर चलाते हैं। बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। किसी इंसान के बिगड़ने के पीछे टीवी या मोबाइल नहीं, इंसान के संस्कार होते हैं। शारदा और पूरा परिवार अपनी गलती मान तीनों बहुओं को सम्मान के साथ अपनाता है और बहुओं का पूरा ससुराल रसोई के नीचे बने सीक्रेट रूम में साथ बैठकर टीवी देखता है।